हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एसवीएम की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम जो चैप्टर नंबर 7 था, वैसे उसके हिसाब से देखा जाए बायो के हिसाब से तो थर्ड चैप्टर, पूरी बुक है उसके हिसाब से 7वां चैप्टर, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज उसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो 3 पार्ट में बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 2। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम करने जा रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 1, जैव विविधता से क्या अभिप्राय है? बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? वीडियो को देखिए, पहले वाले वीडियो को जब चैप्टर 7वां शुरू हुआ था, जैव विविधता और जैव विकास के बारे में, वर्गीकरण के बारे में था वो, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की भिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली जीवों की भिन्नता ही जैव विविधता है। यानी कहने का मतलब किसी एक स्थान पर बहुत सारे प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वही जैव विविधता होती है। सेकंड क्वेश्चन, वर्गीकरण क्या है? यानी क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण का मतलब किसी भी वस्तुओं को वर्गों में बांटना, भिन्न भिन्न वर्गों में बांटना ही वर्गीकरण है। तो ये वर्गीकरण की डेफिनेशन हो गई। जैसे कि बच्चों को है ना, एक क्लास में लड़के लड़कियों के हिसाब से बांटते हैं, परसेंटेज के हिसाब से बांट सकते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से बांट सकते हैं, ये साइंस के हैं, ये आर्ट्स के हैं, ये गाँव के हैं, ये शहरों के हैं। तो किसी भी वस्तु को या जंतुओं को उनके वर्गों के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में बांटना या गुणों के आधार पर, वही वर्गीकरण है। जीव विज्ञान के जनक का नाम, जीव विज्ञान के जनक का नाम बेटा अरस्तु है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक का क्या नाम है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम, ये अरस्तु का एक शिष्य था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक भी अरस्तु, और जीव विज्ञान का पहला पोर्शन जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। वर्गीकरण के चरण मैंने आपको बताए थे वर्गीकरण के, कि वर्गीकरण करते हैं तो कौन कौन से चरण। चलो मैं आपको बताता हूँ वर्गीकरण के चरण की यदि हम बात करें तो देखो, सबसे बड़ा चरण या सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा होता है? जगत। जगत के बाद में क्या आता है? प्रभाग। प्रभाग के बाद में वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ये वर्गीकरण के आधार है। प्रभाग को रिप्लेस करके आप संघ शब्द का इस्तेमाल करेंगे जंतुओं के लिए। संघ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा किन के लिए? जंतुओं के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। संघ शब्द है तो जंतुओं का क्लासिफिकेशन, और ये किसके लिए हो गया? ये सारे के सारे प्लांट्स के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये वर्गीकरण के चरण हैं, वर्गीकरण के आधार हैं कि इसका आधार पर। तो जाति क्या है? सबसे छोटी इकाई। और जगत क्या है? सबसे बड़ी। याद रखना। तो वर्गीकरण के चरण हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 6, वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा बड़ी इकाई का नाम। वर्गीकरण की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई का नाम। तो अभी मैंने आपको बताया, जैसा ये देखा आपने, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति। सबसे बड़ी कौन सी है? जगत। याद रखना। 7वां सवाल, मोनेरा जगत की विशेषता क्या है भाई? मोनेरा जगत की विशेषता, मोनेरा जो किंगडम है, विटेकर ने जो पंच जगत प्रणाली दी थी,
तो विटेकर की पंच जगत प्रणाली का जो पहला चरण है या पहला जगत और किंगडम है वही मोनेरा है। तो मोनेरा की विशेषता बतानी है। तो मोनेरा जगत में सारे के सारे बैक्टीरिया शामिल हैं, जीवाणु और नीलहरित जीवाणु शामिल किए गए हैं। एक तो ये याद रखना। दूसरा, मोनेरा जगत के सारे एनिमल होते हैं प्रोकैरियोटिक। कैसी कोशिका वाले? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं जिनमें सेल वॉल होती है, जैसे कि जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, नीलहरित शैवाल है, दही में पाई जाने वाला लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। ये सारे के सारे जो एनिमल हैं वो मोनेरा जगत में हैं। तो मोनेरा जगत की यदि हम विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता तो सारे के सारे जंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। दूसरा, सब में सेल वॉल होती है। एक माइकोप्लाज्मा है, उसमें सेल वॉल नहीं होती। उसे सजीव जगत का जोकर कहते हैं, सेल वॉल न होने के कारण, क्योंकि उसकी शेप और साइज है वो बदलती रहती है। तो मोनेरा जगत में एक कोशिका के जीव भी आते हैं। फिर क्या विशेषता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले भी हैं और सेल वॉल होती है। ये मोनेरा जगत की विशेषता। फिर हम बात करेंगे जीवाणु की दो विशेषता। बेटा यही जीवाणु की दो विशेषता लिख दो। सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो क्या हैं? सेल वॉल रखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ हमेशा कोशिका द्रव्य में ही होता है। नीलहरित शैवाल क्या हैं? नीलहरित शैवाल को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया जैसे ही हैं लेकिन इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जैसे कि नोस्टॉक, एनाबीना, नोस्टॉक और एनाबीना, ये क्या हैं? ये साइनोबैक्टीरिया है नीलहरित शैवाल, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। सवाल नंबर 10, युग्लिना जंतु जगत एवं पादप जगत के बीच की योजक कड़ी है, कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि युग्लिना है वो कौन से जगत का प्राणी है। युग्लिना प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है और प्रोटिस्टा जगत के सारे प्राणी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। दूसरी विशेषता, एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय होते हैं। युग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है, ये भी यूकैरियोटिक सेल्स रखता है। इसमें सीलिया और फ्लैजिला में से फ्लैजिला पाए जाते हैं, दो तंतुनुमा स्ट्रक्चर। युग्लिना जब पढ़ा था ना तो युग्लिना बताया था, यदि आपको याद है तो, नहीं याद है तो अब बता देता हूँ कि युग्लिना की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की होती है ना, युग्लिना की स्ट्रक्चर। तो ये इसके फ्लैजिला हैं। तो इसे जंतु जगत और पादप जगत के बीच की योजक कड़ी इसलिए मानते हैं क्योंकि युग्लिना के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखना, युग्लिना में क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये स्वपोषी है, यानी पादपों की तरह काम करेगा। लेकिन युग्लिना जंतु है, इसलिए जंतुओं को मारकर खाता है। जलीय जीव है, छोटे मोटे जो जीव होते हैं पानी के अंदर, उसको मारकर खाता है, अपने से छोटे जीवों को। लेकिन यदि सूर्य के प्रकाश में चला गया तैरता हुआ तो फिर छोटे मोटे जीवों को मारकर भी खा सकता है, अर्थात परपोषी है। इसीलिए युग्लिना को जंतु जगत और पादप जगत के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। सवाल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जंतु होने के बाद में इसमें क्लोरोफिल होता है, ये याद रखना। तो फिर इसको पादप क्यों नहीं कहते? क्योंकि सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए। सवाल नंबर 11, प्रोटिस्टा जगत की विशेषता। लो भाई, यही इसी में इसका उत्तर छिपा हुआ है। प्रोटिस्टा जगत के सारे प्राणी होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल वाले, यानी केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक होगा, या यूँ कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ है वो कहाँ होगा? केंद्रक के अंदर होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी विशेषता, सारे जीव एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे प्रोटिस्टा जगत के एनिमल हैं जो कि एक कोशिकीय हैं। सवाल नंबर 12, अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है? अमीबा जिस विधि के द्वारा अपना भोजन बनाता है उस विधि को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा जिस विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, एंडोसाइटोसिस दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा पिनोसाइटोसिस और एक होती है फेगोसाइटोसिस। तो यदि अमीबा तरल पदार्थों को अंदर लेता है तो पिनोसाइटोसिस,
और यदि ठोस पदार्थों को अंदर लेता है तो फेगोसाइटोसिस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंडोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। और यदि कोई चीज़ बाहर निकालता है उसे बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। ये भी आपको याद रखना। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? किसी चीज़ को अंदर लेना। एक्जोसाइटोसिस का मतलब है किसी चीज़ को बाहर निकालना। आई बात समझ में? तो अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण, इसको अंतर्ग्रहण कह सकते हो, विधि द्वारा, एंडोसाइटोसिस द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। सवाल 11वां, कवक या फंजाई की विशेषता। सारे कवक क्या होते हैं? प्रपोषी होते हैं, मृतपोषी होते हैं, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन ये थेलोफाइटा वर्ग में शामिल किए जाते हैं। इनमें कवक जाल बनता है, जैसे कि मशरूम है। तो फंजाई की विशेषताएं भी बताई गई थी, तो वहाँ से आप अच्छे से नोट कर सकते हो कुछ चीज़ें यहाँ से भी। सारी फंजाई क्या होती हैं? बहुकोशी की होती हैं, कुछ छोड़कर। तो कवकों की विशेषता आप ऐड कर सकते हो। सारे कवक क्या होते हैं? मृतजीवी या मृतोपजीवी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, मृत और सड़े गले पदार्थों से या कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। प्लांट्स में फंजाई को शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि सेल वाल्व होती है, भोजन बनाए या ना बनाए। सवाल नंबर 14, एक कोशी के कवक का नाम। मैंने अभी आपको बताया कि सारे के सारे फंजाई बहुकोशी के होते हैं, लेकिन एक ऐसा फंजाई है, कवक है, जो एक कोशी के होता है, उसका नाम है यीस्ट। यीस्ट ऐसा कवक है जो एक कोशी की है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सवाल नंबर 15 का यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, काइटिन। कवकों की भी इसी की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सवाल नंबर 16, मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत में अंतर। बहुत अच्छा सवाल है। मोनेरा तथा प्रोटिस्टा जगत में अंतर। बेटा मोनेरा में भी एक कोशी के जीव आते हैं, प्रोटिस्टा में भी एक कोशी के जीव आते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? मोनेरा में वे जीव एक कोशी के हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका रखते हैं, जिनमें केंद्रक नहीं होता, और प्रोटिस्टा में भी एक कोशी के वे जंतु हैं जिसमें केंद्रक होता है। यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा में सबसे बड़ा अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का है। तो मोनेरा में कैसा? मोनेरा के जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले, प्रोटिस्टा के जीव यूकैरियोटिक कोशिका वाले। ये जंतु हैं, इसमें बैक्टीरिया आते हैं, ये याद, सबसे बड़ा अंतर है। पादप एवं जंतुओं के वर्गीकरण का मुख्य आधार। प्लांट को कैसे कह सकते हो कि ये प्लांट है, और कैसे कह सकते हो कि ये एनिमल है? तो पादप और जंतुओं को अलग अलग डिवाइड करने का मुख्य आधार, शायद मैंने आपको बताया था कि जंतु और प्लांट को आप अलग अलग करोगे किसके आधार पर? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के आधार पर ही हम प्लांट्स और एनिमल को क्या कर सकते हैं? अलग। कोशिका भित्ति जिसमें है यस, वही क्या है? प्लांट। ये जिसमें नहीं है नो, वो क्या है? एनिमल। तो पादप और जंतुओं के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति के आधार पर ही आप इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। तो सवाल भी क्या था? पादप एवं जंतुओं के वर्गीकरण का मुख्य आधार। अच्छा, एक सवाल मैं आपको यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ। पादप व जंतुओं में 5 अंतर लिखिए। पादप व जंतुओं में 5 अंतर आपको लिखने हैं। एक सवाल यहाँ पर ये आपको ऐड करना है, एक पहले में था या नहीं था, दोबारा से। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल में अंतर लिखिए। इन दोनों की सारणी बनानी है अच्छे से।
इन दोनों की एक अच्छी सी टेबल बनानी है और इसको कवर करना है, बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप एक साइड में प्लांट लिखेंगे, एक साइड में एनिमल, और दोनों में डिफरेंस अच्छे से नोट करके बताएंगे। ठीक है ना बेटा, ये एज होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। एक बार प्रश्न सारे दोबारा देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चंस का, ताकि आप अच्छे से कर सको। मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से 3 पार्ट बनाए हैं इनके। तो चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर का जो पहला पार्ट है उसमें मैंने 18-19 क्वेश्चन बनाए हैं, अगले में भी इतने होंगे, उससे अगले में भी इतने होंगे, तो 3 लगातार वीडियो इसी पर बनेंगे। इसका पहला पार्ट ये है, तो इसके क्वेश्चंस हैं, मोबाइल को आप एक जगह पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सारे प्रश्नों को लिख लो और फिर उत्तरों को अच्छे से याद करना और समझना। तो प्रश्न सारे समझ में आ गए। 1 से 8 तक प्रश्न है, 9 तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 9 से आगे का बाद में ले लेना। जैसे ये लीजिए, यहाँ पर आप 9 से 15 ले लो स्क्रीनशॉट, और 15 के बाद में लास्ट तक यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ कुछ चीज़ें बताई थी उस पन्ने पर, उसका भी स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से लेना ही चाहिए। ये रहा जंतु जगत का वर्गीकरण का जो आधार है ना, बेस, वो बताया गया है इसमें कि हम क्लासिफिकेशन है वो जंतुओं का कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे संघ है ना, और संघ में भी देखो कौन सा संघ सबसे बड़ा है, आपको याद होना चाहिए, आर्थ्रोपोडा। तो ये कुछ चीज़ें भी आपको याद रखनी है, वो पढ़ाया था ना, तो पहले वाले सारे वीडियो दोबारा देखोगे तो भी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे बड़ी इकाई की यदि हम बात करें तो किंगडम, और छोटे की यदि हम बात करें तो जाति है ना, वो स्पीसीज, वो सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो कंप्लीट करना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।